हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस को डिकोड। इसका डिकोड जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको बता दूं कि जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 है उसको पहले ही हमने डिकोड कर दिया है। एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस यदि हम बात करें तो एज ऑफ नाउ इस सिलेबस में कुल मिलाकर 10 यूनिट हैं और इस 10 यूनिट से पॉसिबिलिटी है कि आपको हर एक यूनिट से तकरीबन आपको 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए आपको हर एक यूनिट को प्रॉपर वेटेज देकर पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 1 हो, यूनिट 2 हो और यूनिट 3 हो, इन तीन को मैंने ऑलरेडी डिकोड कर रखा है। मैंने आपको बताया है ब्रीफ में कि आपको कहां से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऑल ऑफ दी थिंग्स, कौन कौन सी एरिया को ज्यादा फोकस करना है, ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसकी जो लिंक है आपको या तो यहां पर जो आई बटन मिलती है इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन है मैं वो लिंक दे दूंगा, या तो प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1, यूनिट 2 ऑलरेडी यहां पर दी हुई हैं, जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया है। जैसे पहले यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, इसको डिस्कस कर लिया है। भारत का इतिहास कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डिस्कस कर लिया। मध्य प्रदेश का भूगोल कैसे पढ़ना है, डिस्कस कर लिया। आज डिस्कस करेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। याद रहे रखें आप लोग, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन विश्व का भूगोल आपको बड़ी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन आए और आपको एग्जाम में ये पेपर सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। भौतिक भूगोल की बात करें, ये बात करता है फिजिकल ज्योग्राफी की। तो भौतिक भूगोल में आमतौर पे जो चीज पढ़ी जाती है, यहां पे लिखा है भौतिक विशेषताएं क्या है, प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक प्रदेश में जो जो रीजन होते हैं, हमारे जो इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिवाइड कर रखा है, वहां से आमतौर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, चूंकि इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो यहां पे जो पोर्शन को आप इसमें कवर कर सकते हैं भौतिक भूगोल में। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आमतौर पे जो पढ़ना होता है, आप लोगों को पता है ये, हालांकि भौतिक प्रदेश जैसे कि आपको मध्य इंडिया के, भारत के महत्वपूर्ण जो माउंटेन रेंजेस हैं, कौन कौन से माउंटेन रेंजेस कहां पे हैं, तो आमतौर पे जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। आमतौर पे क्वेश्चन पूछा आता है कौन सी हिमालयन रेंजेस कहां पर हैं, या पूछा सकता है आप लोगों से काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज कौन सी रेंज का पार्ट है, तो काराकोरम रेंज आप क्या बताएंगे, ना तो ये महान हिमालय का पार्ट है, ना तो ये मिडिल हिमालय का पार्ट है, ना तो ये लेसर हिमालय का पार्ट है, शिवालिक का पार्ट है, ये पार्ट है ट्रांस हिमालय का। मतलब बेसिकली हिमालय के ऊपर का जो रीजन है वो इसमें आता है, तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। आपसे पूछा सकता है कौन सी रेंज किसके बीच में है। ऐसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि जास्कर रेंज, जास्कर रेंज के ऊपर और नीचे कौन कौन सी रेंज है, कौन सी दो रेंज के बीच में जास्कर रेंज है, तो क्या बताएंगे आप, बोलेंगे ऊपर लद्दाख है। चलो ठीक है, आपने सही बता दिया। नीचे कौन सी है, तो नीचे है आपका पीर पंजाल। कौन सा है, नीचे आपका है पीर पंजाल। ठीक है, तो ऐसी जो रेंजेस हैं इनका नाम आपको रखना है, कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है। तो ये तो रहा, हमने डिस्कस कर लिया इसका। मान लीजिए आपसे रेंजेस में आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो शिवालिक रेंज है, कौन सी हिमालय को शिवालिक बोलते हैं, तो आप बोलेंगे बाह्य हिमालय जो है इसका नाम हमने शिवालिक रखा है। तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। हिमाद्री किसको बोलते हैं, तो आप बताओगे हिमाद्री महान हिमालय को बोलते हैं। हिमाचल किसको बोलते हैं, हिमाचल जो मिडिल हिमालय उसको बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे ये पूछा जाता है कौन सी रेंज बेसिकली कहां पे है, कौन सी माउंटेन पीक कहां पे है। आपसे साउथ इंडिया का पूछ लेंगे कि ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और वेस्टर्न घाट जो है ये दोनों कहां पे मीट करते हैं, तो ये कहां पे मीट करते हैं, नीलगिरी में मिलते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है आपको रेंजेस पढ़ लेनी है। यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो रेंजेस हैं आपको उसको भी पढ़ना है कि कौन सी रेंज बेसिकली कहां पे है। तो आमतौर पे यहां से इस तरह से क्वेश्चन पूछा आते हैं कि जैसे कि आपसे पूछ लिया सतपुड़ा रेंज में पहले कौन सा है, तो पहला मैकाल है, फिर महादेव है, फिर आपके पास गाविलगढ़ है, फिर राजपीपला है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको इस तरह से पढ़ते रहना है, बिकॉज ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इवनली आपको स्पेशली आजकल जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश रीजन के जो हैं रेंजेस पूछी जा रही हैं, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कौन सी रेंज बेसिकली कहाँ पे है। तो थोड़ी सी आपको याद रखना है। आपसे पूछ लेंगे मिसमी कहाँ पे, तो आप बताएंगे मिसमी जो है कहाँ पे, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कुछ कुछ रेंजेस जो है आपको पढ़ना है। पीक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीक कहाँ पे हैं, कौन सी महत्वपूर्ण रेंज है, कौन सी महत्वपूर्ण पीक है जहां से ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती है, तो आप बताएंगे नामचबरवा। तो ऐसी चीजें आपको पढ़नी है। तो मेनली आपको रेंजेस और जो इंपॉर्टेंट पीक है उसको फोकस करना है। स्पेशली भौतिक विशेषताओं में देखा जाए तो यहां पे आपको ये भी पढ़ना है नदी सिस्टम, क्योंकि यहां पे अलग से टॉपिक तो दिया नहीं, ये सारी चीज में कवर हो जाते हैं। रिवर्स, भारत की महत्वपूर्ण नदियां,
लेकिन यदि बात करें रेंजेस में, तो कौन सी रेंज को ज्यादा फोकस करना है? आपको फोकस करना है जो स्पेशली जो हिमालयन रेंजर है। हिमालयन रेंजेस के नाम अक्सर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। या तो आपको यदि फोकस करना है तो वेस्टर्न घाट के और ईस्टर्न घाट के जो हिमालयाज हैं, सॉरी हिमालय नहीं, वेस्टर्न घाट पे हिमालय कहां से जाएगा, वेस्टर्न घाट की जो रेंजेस हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कार्डमम की पहाड़ी कहां पे है, आपसे पूछ लिया जाएगा अन्नामलाई कहां पे है, पलनी कहां पे है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तकरीबन भारत के तकरीबन 20-25 रेंजेस हैं। आपको उसको ध्यान रखना है कि कौन सी रेंज कहां पे है, किन दो रेंजेस के बीच में कौन सी रेंज है। आमतौर पे क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ऐसा ही रहता है, तो वहां पे आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने लग जाना है कि किसकी हाइट कितनी है। बहुत सारे लोग रटने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, याद करते हैं कि ये सबसे ऊंची चोटी जरूर पूछा जाता है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखने जाना है कि सारे जितनी पीक्स हैं उन सभी की आप हाइट याद करने लग जाओ। डोंट डू दैट थिंग। हाँ, यदि आपसे कोई पूछे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछे कोई, चूंकि K2 की बात करें तो K2 गार्डियन ऑस्टिन जो है भारत का सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका पूछा जा सकता है आपसे कि इसकी ऊंची चोटी का कितनी हाइट है। आपसे कंचनजंगा पूछा सकता है, जो कि कंचनजंगा इस समय काफी फेमस है, सिक्किम का जो रीजन है, यहां पे पूछा जा सकता है, दैट्स पॉसिबिलिटी। चूंकि यदि हम रियल इंडिया की बात करें जहां पर हमारा पूरा कब्जा है, तो वहां पे कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। बाकी आप ये पढ़ना शुरू कर दो कि कोई साउथ की जो रेंज है उसकी ऊंचाई चोटी कितनी है, तो दिस इज नॉट रिलेवेंट, इतना रिलेवेंट नहीं, इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कौन सी रेंज कहां पर है, ये क्वेश्चन पीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। दूसरा, आमतौर पे बहुत सारे जो हमारे देश में पासेस हैं, पासेस से क्वेश्चन पूछे आते हैं। पासेस मतलब दर्रे। आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ सिपकिला दर्रा कहां पे। अब सिपकिला दर्रा कहां पे आप बताने लग जाओ। देखिए सिपकिला दर्रा कहां पे, सतलज नदी यहां से एंट्री करती है, हिमाचल प्रदेश में है। तो आपसे पूछ लेंगे नाथुला दर्रा कहां पे है, तो नाथुला दर्रा कहां पे है, ये आपके सिक्किम में, ठीक है। आपसे पूछेंगे इस तरह से जो दर्रे हैं, रिसेंटली अभी नाकुला दर्रा सिक्किम में है, जो काफी कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ था, जो कहां पे सिक्किम में है। तो यहां पे सबसे छोटी जो है नाकुला, यहां पे नाकुला है, यहां पे नाथुला है और यहां पे जेलेपला है, ये सिक्किम में ही तीनों हैं। तो ये चीजें आपसे पूछ जा सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए फोकस करना है आपको, जो दर्रे हैं, जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनको ही पढ़ना है। एवनली सेनकोटा, साउथ इंडिया के जो दर्रे हैं उनको भी पढ़ना होगा आपको। बालघाट, सेनकोटा, ये जो दर्रे होते हैं साउथ इंडिया के, ये भी आपको पढ़ने होंगे। तो साउथ इंडिया के हालांकि 4 ही दर्रे बड़े फेमस हैं, तो उन चारों दर्रों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, और दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। दर्रों के बाद चलते हैं, हमारा जो फिजिकल फीचर है, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए इसको ज्यादा और डिस्कस करते हैं, बिकॉज आमतौर पर और कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है। अब लोगों को लगेगा कि यहाँ रिवर सिस्टम तो लिखा नहीं है, तो रिवर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत करेगा। भौतिक विशेषताएं और भौतिक प्रदेश में सारी चीजें आती हैं, तो रिवर सिस्टम भी आपको पढ़ना पड़ेगा। रिवर सिस्टम में कौन सी रिवर सिस्टम को ज्यादा फोकस करना है, स्पेशली गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में भी अलकनंदा जो नदी है इसको थोड़ी फोकस करेगा, बिकॉज अलकनंदा में बाढ़ आई थी, तो हो सकता है आपसे करंट अफेयर्स जुड़े हुए 1-2 क्वेश्चन अलकनंदा से पूछ लिए जाएं, दैट्स पॉसिबिलिटी। स्पेशली आपसे पॉसिबिलिटी कि धौली गंगा के बारे में पूछ लें कि धौली गंगा जो है ये कहां पे मिलती है, अलकनंदा से, तो जोशी मठ वो जगह है जहां पे मिलती है। तो ये चीजें आपसे थोड़ी सी आपको पढ़ना है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहां पे कुछ पॉइंट और भी है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में आमतौर पे ये पूछे आते हैं कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है, तो आपको ये ट्राइब्यूटरीज के नाम याद रखना है, जैसे जितनी भी कबेंग है, बाकी है, या जितनी भी नदियां हैं, बैराक नदी है, सारी ब्रह्मपुत्र की जो ट्राइब्यूटरीज है, इनका नाम थोड़ी याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारे मध्य प्रदेश की रिवर सिस्टम है। मध्य प्रदेश की नदी तंत्र में आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, हालांकि मध्य प्रदेश रिवर सिस्टम अपना एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन कई बार इंडियन ज्योग्राफी में कवर होता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि सोन नदी गंगा पे कहां पे मिलती है, तो जो हमारे मध्य प्रदेश की नदियां हैं वहां पर जो उद्गम है वो पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कौन सी रिवर से जाके मिलती है, और ये पता होना चाहिए कौन से पॉइंट मिलती है। जैसे मान लीजिए पूछ कर यमुना नदी है, यहां पे चंबल नदी जो है इटावा पे मिलती है, तो आपको इटावा का नाम याद रखना है। सिंध नदी जो है ये भी इटावा पे मिलती है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा बेतवा नदी की बात करें, ये हमीरपुर पे मिलती है। इसके अलावा केन नदी की बात करें तो ये बांदा में मिलती है, चिल्ला घाट पे। तो ये चीजें आपको पढ़नी है, बिकॉज ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको पढ़ते वक्त इन चीजों को भी ध्यान रखना है। ओके, आई थिंक वी गॉट टू मच। तो रिवर सिस्टम आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस के बाद जो सेकेंड बड़ा फोकस है वो है आपका रिवर्स, नदियां। नदियों में याद रखिएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन 3 के बारे में तो बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जब आते हैं तो आमतौर पे लड़के गलत कर जाते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट कहां पे है, ये चीजें पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा पासेस, जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं,
ये 3 चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई बार जो पठार वगैरह होते हैं, कौन से पठार कहाँ पे हैं, जिससे पूछा जाएगा छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है, तो आप लोग ये मत कह दीजिएगा महाराष्ट्र में, बिकॉज नागपुर वहाँ है, नहीं, छोटा नागपुर पठार जो है ये कहाँ पे, ये झारखंड में। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है आपको याद रखनी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आई थिंक आप समझ चुके होंगे बेसिकली कौन कौन सी चीजें फोकस करनी है, बट ये मेन की एरियाज हैं जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा तवज्जो से पढ़ना है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं, अभी अगला पॉइंट है, लेकिन आप इतना टाइम भी मत दे दीजिएगा, बट हाँ ये है कि कम से कम नहीं तो इसको एक एडिक्वेट टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये पोर्शन सबसे बड़ा है, आपके ज्योग्राफी का सबसे बड़ा पोर्शन है, और यहां से क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 2-3 क्वेश्चन हर साल, 3-4 क्वेश्चन भी पूछे आ सकते हैं, बट बहुत ज्यादा पूछे आते हैं, इसलिए इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। प्राकृतिक संसाधन वन है, भारत में किस तरह के वन पाए जाते हैं, खनिज संपदा, खनिज संपदा का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है, पूछ लिया जाएगा कौन सी माइन कहां पे। ऐसे मान लो मध्य प्रदेश की बात करें, मल्लंज खंड माइन कहां पे, मान लो आपसे पूछ लिया कि मल्लंज खंड माइन कौन सी चीज के लिए फेमस है, आपको पता होना चाहिए बालाघाट में है, कॉपर के लिए फेमस है। भरवेली माइन आपसे पूछ लिया जाएगा अगर गांव कहां पे है, अगर गांव किस लिए फेमस है, ये है टंगस्टन, वुल्फ्रॉम के लिए, टंगस्टन के लिए। तो ये चीजें आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको फोकस ये करना है कि आपको जो माइन का पोर्शन है, ऐसे यदि बात करें झारखंड की कुछ माइन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ जा सकती है उन माइन में कौन सी माइन कहां पे है, कौन सी माइन किस लिए जानी जाती है। हालांकि आपको सारे देश की माइन याद रखने नहीं लग जाना है, जादूगोड़ा जो है, ऐसी कुछ चीजें जो है आपको याद रखनी है। तो मेरा सजेशन ये है कि आमतौर पे माइन वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि यहां से क्वेश्चन 1 या 2 ही आते हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, जहां पे माइंस के लिए काफी फेमस है, तो ये कुछ चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो माइंस में आपको याद रखना है स्पेशली क्या, माइंस का लोकेशन कहां पे है। ऐसा पूछ लिया जाएगा कौन सी माइन का लोकेशन कहां पे है, कौन सी माइन की कौन सी खनिज के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है। जैसे टिन के उत्पादन के लिए आप लोग कमेंट कर बताइए टिन के उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, यह पूछा सकता है। ऐसे डायमंड का तो पता ही आप लोगों को, कॉपर के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप में है, तो ये चीजें भी पूछा सकती हैं, कौन सी चीज के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप में है। तो इसलिए खनिज का पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी ज्यादा सिद्धत से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जल है, कृषि है, वन्य जीव। जल में तो पहला नाम तो याद रखना है आपको, जल पुरुष का नाम। हमारे देश में जल पुरुष का नाम जो है वो है राजेंद्र सिंह। तो जल पुरुष का नाम तो याद रखना है, ही इज कॉल्ड एज ए वाटर मैन ऑफ इंडिया। तो इनका नाम तो आपको याद रखना है। बाकी जल में कई बार ये पूछा आता है कि हमारे यहाँ भूमिगत जल कितना है, हमारे यहाँ किस तरह का जल का ज्यादा स्रोत है, या फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पे है, कितना है। तो ये चीजें आमतौर पे पूछा जाती है एग्जाम में, तो थोड़ा सा आपको इसको फोकस करना है। इसमें कई बार ये पूछा सकता है कि जो कृषि के दौरान कौन कौन से जो किस तरह के पानी का इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए नलकूप कहाँ पे सबसे सर्वाधिक है, जैसे नलकूप सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है। जैसे पूछा सकता है आप लोगों से कि जो कुएं हैं उससे सिंचाई कहाँ ज़्यादा होती है। तो मध्य प्रदेश के मामले में तो एटलीस्ट इतना याद रखिएगा, बाकी पूरे इंडिया का तो याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश का आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो वाटर बॉडीज हैं भारत की वो आपको याद रखना है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सबसे बड़ा पोर्शन यहां पर कृषि। कृषि में आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछे आते हैं बड़े बेसिक रहते हैं। जैसे आपसे पूछा सकता है कृषि में कि कौन सी फसल जो है किस तरह की फसल है। आमतौर पे पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन यही है कि आपसे पूछ लिया जाएगा गेहूं रबी है खरीफ है, और कमाल की बात है ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको कृषि में याद रखना है। आपसे पूछा सकता है चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, आपसे पूछा जाएगा गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो ये क्रोनोलॉजी थोड़े पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप कह सकते हो यहां पर कि कुछ महत्वपूर्ण जैसे चीजें, जैसे मान लीजिए सोयाबीन, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोलते हैं। सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम में है, तो आप जानती हो, दैट्स वेरी बेसिक वन। सोयाबीन क्या है, दलहन है तिलहन है, तो आपको याद रखना है ये दलहन भी है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रॉपर्टी इसकी जड़ों में होती है, और ये तिलहन भी है। तिलहन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इससे तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कृषि में ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट कहाँ हुआ, पंजाब है, हरियाणा है, इन राज्यों में ज्यादा हुआ। आपको याद रखना है ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन कौन से घटक हैं, ये पढ़ना है आपको। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो आप उर्वरक इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन कौन से उर्वरक होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये चीजों का कितना रेशियो होना चाहिए, ये चीजें भी क्वेश्चन एग्जाम पूछे आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा इसको भी फोकस करना है। तो कृषि में आपको पढ़ना है बेसिकली सारी चीजें, लेकिन यहां पे ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वन्य जीव की बात करें,
वन्य जीव में आमतौर पे जो एक्ट्स होते हैं, कौन कौन से एक्ट? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो यहां पर जो वाइल्ड लाइफ होती है ना, वन्य जीव, यहां पे आपको जितने भी एक्ट हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन संरक्षण अधिनियम है, पहली बात तो ये सारे एक्ट याद रखना है। बस बेसिकली ये इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको यहां पर पहली बात याद रखना है कि आपको यहां पर जितने भी एक्ट्स हैं, वाटर एक्ट है, पोल्यूशन एक्ट है, जितने भी एक्ट हैं सारे ये एक्ट का ईयर याद रखना है। दूसरा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो थोड़ा ठीक है, बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहां पे कितनी है, स्पेशली मध्य प्रदेश के मामले में याद रखना है, या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज में रही हो उसको भी याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आप थोड़ा थोड़ा देख लें। हालांकि ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट है कि यहाँ पे किसी राज्य का यदि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछ लिया तो आप बता नहीं पाओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो कहीं ना कहीं अपने मध्य प्रदेश का तो एटलीस्ट याद रखिए कौन सी कहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वहां से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि नहीं बनते। इस समय जो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड पाया गया इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो हैं, जैसे आप लोग आपसे पूछ लिया नोकरेक कहाँ पे है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो इस समय नेशनल पार्क हैं या बायोस्फीयर रिजर्व है उनके स्पेशली इस समय नाम पूछे जा रहे हैं। थोड़ी इसको फोकस करना है। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे कि आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, जो उधर साइड है। इसके अलावा यहाँ पे अभयारण्य है और यहाँ पे सफारी है, व्हाइट टाइगर सफारी तो आप लोग जानते हैं। तो ऐसी चीजें जो है थोड़ा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मेनली यही पूछा जाता है कौन सा अभयारण्य कहाँ पे है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। लेकिन सबसे बड़ा फोकस करना है आपको बायोस्फीयर रिजर्व में, जैव आरक्षित क्षेत्र। हमारे देश से बायोस्फीयर रिजर्व जो है केवल 18 हैं। तो कोशिश ये करेगा जितने भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनका लोकेशन देख के जाएगा। इसमें भी 18 में देखा जाए तो 11 जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल थे, जिसमें से एक पन्ना और आपने जोड़ दिया, तो कुल मिला के अब हो गए 12। तो 12 जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हैं इनका लोकेशन आप देख लीजिएगा कौन सी चीज कहां पे लोकेटेड है। तो बायोस्फीयर रिजर्व ज्यादा नहीं है, 18 ही है। तो यहां से आमतौर पर पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि कौन सा बायोस्फीयर कहां पे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको आपको यही पता होना चाहिए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया। जैसे पचमढ़ी की बात करें, इसको आपने 1999 में घोषित किया है ना। जैसे आपने अचानक मार अमरकंटक को बात किया तो इसको 2005 में घोषित किया। तो ऐसी चीजें जो है आमतौर पे आपको पढ़नी होती हैं। मध्य प्रदेश के मामले में थोड़ा पर्टिकुलर, बाकी जो चीजें होती हैं उसमें थोड़ी जनरल, है ना। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। बाकी पूरे इंडिया की बात करें तो पूरी इंडिया की बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद नहीं करने लग जाना है कि एक एक करके आप याद कर जाओ। सामाजिक भूगोल की बात करें, इसे बोलते हैं सोशल ज्योग्राफी। इसमें बेसिकली स्पेशली जो सेंसस है, सेंसस से जुड़े हुए आंकड़े हैं, कितना जनसंख्या वृद्धि हुई, आयु कितनी है, लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है, साक्षरता क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, आर्थिक गतिविधियां क्या है। आमतौर पे यहां से क्वेश्चन पूछाते हैं। सेंसस का टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत सिंपल होता है और यहां से क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं। लेकिन आपको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ने लग जाना है। हमारे भारत में रूरल पॉपुलेशन कितना है, ग्रामीण आबादी कितनी है, शहरी आबादी कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश के अलावा जो लिंगानुपात है सेक्स रेशियो कितना है, भारत में कितना है, मध्य प्रदेश में कितना है। अब देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस में इंडिया का पता होना चाहिए आप लोगों को। भारत में कितना है एज ऑफ नाउ, 2011 सेंसस ही पढ़ना है आपको, 2021 सेंसस का वेट नहीं करना है, क्योंकि जब तक वो आएगा तब तक आपका अगला एग्जाम आ जाएगा और तब तक आप शायद एसडीएम बन चुके होंगे। तो पॉइंट मेरा ये है कि 2011 सेंसस के आंकड़ों के हिसाब से इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, 943, कितना है 947। यहीं पे यदि बात करें मध्य प्रदेश का कितना है, ये है 931। यहां पे इतने से काम नहीं चलेगा, आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो भी पढ़ना पड़ेगा। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी पूछा आता है 0 to 6 ईयर्स का। तो भारत में कितना है, ये 919 है। मध्य प्रदेश से कितना है, 918। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको इसको थोड़ी स्पेशल वेटेज देना होगा। साक्षरता की बात करें, साक्षरता में पूछा सकता है आप लोगों से, साक्षरता तो आपको पता ही है, लेकिन साक्षरता में पूछा सकता है कौन सी एज ग्रुप के लोगों को शामिल किया जाता है। तो याद रखिए साक्षरता में मतलब लिटरेसी की जब बात करते हैं तो लिटरेसी में केवल और केवल 7 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं, इतने से प्लस के जो लोग होते हैं, इन्हीं को सिर्फ काउंट किया जाता है। इससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको साक्षरता दर में काउंट नहीं किया जाता। तो ये भी आप लोग याद रखें। एज सच मध्य प्रदेश की कितनी साक्षरता है, महिलाओं की साक्षरता कितनी है, पुरुषों की साक्षरता कितनी है, मध्य प्रदेश कौन जिला सबसे कम साक्षर है, कौन जिला सबसे अधिक साक्षर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। भारत में भी वही याद रखना है कि भारत के कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक साक्षर है। यहां पे एक ट्रेंड इससे पूछा गया है पॉपुलेशन डेंसिटी का, जनसंख्या घनत्व का। तो थोड़ी आपको जनसंख्या घनत्व पढ़ लीजिएगा, कौन से राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, आपको पता होना चाहिए बिहार का सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश का भी पढ़ लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में कितना है, 236 है। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं। इंडिया कितना है, 382 है। तो जनसंख्या घनत्व क्वेश्चन भी आमतौर पर इस समय एग्जाम पूछे आ रहे हैं, तो आपको इसको भी थोड़ा वेटेज देना है। आर्थिक भूगोल की बात करें, ओके आई थिंक आप समझ चुके होंगे बेसिकली सेंसस पढ़ना है आपको, सेंसस में कौन कौन सी एरिया को ज्यादा फोकस करना है। आई थिंक गॉट द पॉइंट। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं।
एक और बता दूं, जो हमारे फ्रेंड्स पहली बार मेरे को सुन रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप हमारा फॉलो कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है राम सोनी एमपीपीएससी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस की लिंक और बहुत सारी चीजें यहाँ पे शेयर की आती हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जो हमारी क्लासेस होती हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से चलाई जाती हैं, तो आपको उसको बेनिफिट मिलेगा। राम सोनी एमपीपीएससी टेलीग्राम ग्रुप नाम याद रखिएगा, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। हालांकि लिंक नीचे दी होगी शायद डिटेल्स में, यदि नहीं भी दी जाती है तो आप सर्च करो, मिल जाएगा। आर्थिक भूगोल, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन की बात करें, ओके। उद्योग, यातायात के साधन, ओके। यहां पे याद रखिए आर्थिक भूगोल में आमतौर पे जो उद्योग है, यातायात के साधन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा आता है। मान लीजिए आपसे सपोज करिए नेशनल हाईवे की बात करें, तो नेशनल हाईवे पूछा सकता है। नेशनल हाईवे भारत में कौन सा हाईवे कहां से हो जाता है, तो आप ये मत करने लग जाएगा सारा नेशनल हाईवे याद कर लीजिए। मेनली आपको याद रखना है कि भारत में कौन से नेशनल हाईवे नॉर्थ से साउथ जाते हैं। वो नंबर ऑड होता है कि इवन होता है, नॉर्थ से साउथ वाले और ईस्ट से वेस्ट वालों का क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है, सम होता है, विषम संख्या होती है, क्या होती है। पहली बात तो ये जान लीजिएगा। दूसरी, नेशनल हाईवे में यदि बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है, NH44 है कि NH3 है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा NH3 है कि NH44 है। ये आपको ताजे अपडेट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा, 8010 किलोमीटर मध्य प्रदेश में एज ऑफ नाउ नेशनल हाईवे की लेंथ है। तो ये पूछे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, स्टेट हाईवे कौन से कहां पे कितने हैं। इसके अलावा इस समय जो क्वेश्चन एक ट्रेंडिंग में है वो है नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जल मार्ग। इससे क्वेश्चन पूछाते हैं नेशनल वाटरवे कहां पे, कौन सी नदी में है, तो आप बताओगे गंगा नदी में। नेशनल वाटरवे 2 कौन सी नदी में है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछे आते हैं। नेशनल वाटरवे 3 कौन से राज्य में है। तो आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं। तो मेरा सेशन ये है कि नेशनल हाईवे के साथ साथ आपको नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है उनको ही फोकस करना है। उद्योग की बात करें, उद्योग का पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो खास तौर से आमतौर पे इंडस्ट्रीज में पूछी जाती है। कौन सी इंडस्ट्री बेसिकली कहां पे है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पे तो आपको इंडस्ट्रियल एरिया भी याद रखने होंगे। आपसे पूछ लेंगे मालनपुर कहां पे, आप ये बताओ, चलो ठीक है, आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहां पे है। तो आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। लेकिन यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज कहां पर है, कौन सी इंडस्ट्रीज का सेंटर कहां पे है। मान लो आपसे पूछ लिया जूट की इंडस्ट्री आमतौर पे ज्यादा कहां पे है, तो आप बताओगे वेस्ट बंगाल में है। आज पूछा है कॉटन इंडस्ट्री कहां पे है, तो आप बताओगे, तो समथिंग लाइक दैट थिंग आप बताओगे मध्य प्रदेश का डिट्रॉयट किसको बोलते हैं। तो ये चीजें जो आमतौर पे काफी पूछी जाती हैं। इवनली इंडस्ट्रीज में जो इस तरह की इंडस्ट्री, जैसे बैंगलोर की बात करें, आपसे पूछ लेंगे हाँ बताओ भारत के सिलिकॉन वैली कहां पे है। दिस इज द क्वेश्चन दे विल आस्क। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछाते हैं। तो आमतौर पर जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो स्टील इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो स्पेशली कॉटन इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आपकी बड़े थर्मल प्लांट्स हो या हाइडल पावर प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो ये चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो आई एम सेइंग दिस वन थिंग, इंडस्ट्री का पोर्शन जो है बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होता, लेकिन यही पे आमतौर पर क्वेश्चन पूछाते हैं कौन सी इंडस्ट्री बेसिकली कहाँ पे है। तो आमतौर पर यही पूछने का पैटर्न होता है, तो आप थोड़ा इसको याद रखिएगा। तो आई थिंक ये रहा इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो वेटेज है, वी एक्सपेक्टिंग कि यहां से तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा ज्यादा वेटेज दीजिएगा। अब क्वेश्चन बनता है इसको पढ़ना कहां पे। देखिए एक्चुअली आमतौर पे एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है। यदि आप कोई भी किताब ले रहे हैं, टीएमएच वगैरह की बुक ले सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा सेशन ये है कि यदि आप 10th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 10th की एनसीईआरटी और 9th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो यहां पे यदि हो सके तो 8th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रिसोर्सेज वाला पोर्शन यहाँ पे अच्छे से मिल जाता है। और 10th की एनसीईआरटी गजब की एनसीईआरटी है। आप 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे मजा आ जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि 10th की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, 9th और 8th की भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। 10th की एनसीईआरटी से आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी का टेंशन है ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये सारा हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज जो है 9th और 8th की एनसीईआरटी मिल जाएगा। इन केस आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप लुसेंट जैसी किताबों को प्रेफर कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छा तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी रिवीजन पर्पज में ठीक दिया हुआ है। तो आप लुसेंट की बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन लुसेंट इज नॉट इनफ राइट नाउ। जिन लोगों को लगता है लुसेंट से काम हो जाएगा, ऐसी गलत फहमी मत पालिए, क्योंकि लुसेंट जो है एक रिवीजन करने के लिए बुक इस्तेमाल करती है। लुसेंट रटने के लिए तो रटना है आपको, लेकिन लुसेंट का मेनली फोकस करना है रिवीजन से। आप खुद सोचते थे लुसेंट से सारा हो जाता तो इतनी सारी किताबें क्यों छपती हैं, क्यों एनसीईआरटी लाने की जरूरत है। सबको लुसेंट दे दिया, सिंपल सी बात है, क्यों पढ़ने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनसीईआरटी को फोकस करिए, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो लेक्चर्स हैं इस समय इंडियन ज्योग्राफी के, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसकी जो क्लासेस की लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी, यहाँ पे शेयर करते हैं। तो वहां भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इंडियन ज्योग्राफी कवर कराई जा रही है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये रहा आपका एक ब्रीफ आइडिया इंडियन ज्योग्राफी के लिए। तो कहां से पढ़ना है ये आपको पता चल गया, कैसे पढ़ना है ये आपको बता दिया मैंने, कौन कौन सी जगह फोकस करना है। दिस इज व्हाट वी डिस्कस अबाउट दैट थिंग। विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, ये रहा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आमतौर पे 2 क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, कई बार 3 क्वेश्चन भी देखे गए हैं, लेकिन आमतौर पे 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
विश्व के महाद्वीप में देश, महासागर, नदियां, पर्वत। आमतौर पे नदियों और पर्वत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से पर्वत कौन से हैं। पूछ लिया जाएगा आप लोगों से माउंट किलिमंजारो कहां पे। अच्छा बताओ आप लोग अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूछ लिया जाएगा नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह बताओगे आप माउंट मैकिनले है। तो आमतौर पे क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बहुत डीप नहीं होता, लाइट लाइट क्वेश्चन पूछते हैं। माउंट एल्ब्रस कहां पे है, तो आप बताओगे हाँ ठीक है माउंट एल्ब्रस जो है एज ऑफ नाउ यूरोप में है लेकिन आता रसिया में है। दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क। अब देखिए यहां पर जो नदियों का पोर्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे आते हैं। आज पूछ लिया जाएगा, चलो ठीक है नील नदी बताओ कहां से उद्गम होता है। नील नदी में दो नदियां होती है, ब्लू नील और व्हाइट नील। ये कौन से पॉइंट में मिलती हैं और फिर नील का निर्माण करती है, तो आप बताओगे हाँ ये खार्तूम पे मिलती हैं और खार्तूम पे नदियों का ये नदियां नील नदी बन जाती है। नील नदी कहां पे गिरती है, बेसिकली भूमध्य सागर में। ये पॉइंट है कायरो, कायरो मिस्र का एक शहर है जहां पे गिरती है। तो समथिंग लाइक दैट थिंग, ब्लू नील व्हाइट नील। ब्लू नील का उद्गम कहां से होता है ये बताओगे आप, चलो ठीक है टाना लेक से होती है, ये अल्बर्ट लेक से होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आमतौर पर एग्जाम पूछाते हैं। अमेजन, अमेजन नदी कहां बहती है, विश्व की सबसे अधिक पानी वाली नदी अमेजन नदी कहां बहती है, आप बताओगे क्या, साउथ अमेरिका में। क्वेश्चन आमतौर पर ऐसे पूछाते हैं, ज्यादा डीप नहीं पूछाते, बट थोड़ी सी आपको रखना। इरावदी, इरावदी नदी कहां पे है, इरावदी डॉल्फिन बड़ी फेमस है। इरावदी नदी कहां पे, आप लोग कमेंट करके बताइए इरावदी रिवर कहां पे है। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछाते हैं। थोड़ी सी यहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में फोकस ऐसे ही रहता है। बताऊंगा मैं कहां से पढ़ना है, बट बिफोर दैट महासागर, कौन सा ओशन कहां पे है, कौन सा ओशन में कौन सी करंट फ्लो होती है। तो आमतौर पर ये क्वेश्चन ही पूछाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि चलो बताओ, आप बताओ कि आमतौर पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आजकल जो पैटर्न है वो है जल संधियों पे। जल डमरू मध्य, इससे बोलते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेट। आमतौर पे स्ट्रेट से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है कि कौन सा जल डमरू मध्य कहां पे। पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, बताओ हॉर्मुज जल संधि कहां पे। आपसे पूछ लेंगे बताओ मलक्का जल संधि कहां पे, आपसे बताएंगे बोलो चलो ठीक है बताओ बेरिंग स्ट्रेट कहां पे है। तो ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जा सकते हैं। आज पूछे बोलेंगे स्ट्रेट ऑफ डोवर बताओ कहां पे है। तो ये क्वेश्चन आमतौर पे कई बार जल डमरू मध्य से भी क्वेश्चन पूछाते हैं। तो कम से कम नहीं तो 8-10 जल डमरू मध्य जो है आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पर्वत डिस्कस कर लिया हमने, नदियां डिस्कस कर लिया, महासागर डिस्कस कर लिया, देश डिस्कस कर लिया, महाद्वीप डिस्कस कर लिया। ये पूछा सकता है आप लोगों से कौन सा देश कौन से महाद्वीप में। पूछ लिया जाएगा अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका लगा के मत जाना साउथ अमेरिका में, ठीक है। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, आमतौर पे यहां पे जो क्वेश्चन पूछाते हैं, पूछ लिया जाएगा कौन सी माइन कहां पे। जैसे मान लो पूछ लिया जाएगा किम्बरले माइन बताओ कहां पे, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे हाँ मुझे पता है ये कहां पे है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में किम्बरले माइन बेसिकली डायमंड के लिए फेमस है। आपसे पूछ लेंगे जांजीबार पेम्बा आइलैंड कहां पे। जांजीबार पेम्बा आइलैंड जो है ये आमतौर पे किसके लिए फेमस है, ये लौंग के लिए फेमस है। किसके लिए, लौंग के लिए। लौंग ये कहां पर है, बेसिकली ये अफ्रीका से लगा हुआ है, ठीक है। तो आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। एक क्वेश्चन और बड़ा पैटर्न है, आमतौर पे ये भी क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि कौन सी रेखा पे, आप लोग पता होना चाहिए कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा होती है। सॉरी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा होती है। तो आमतौर पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा राज्य, कौन सा देश जो है कौन सी रेखा पे है। जैसे आपसे पूछ लेंगे ऑस्ट्रेलिया कौन सी रेखा पे है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे मकर रेखा पे, बड़ा बेसी बात है, यहां पे है। आज पूछेंगे बताओ, चलो बताओ कांगो कौन सी रेखा में है, तो आप बताओगे विषुवत रेखा में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे आते हैं, केन्या कौन सी रेखा में है, तो ये भी पूछे आते हैं क्वेश्चन। ये भी पीएससी के बड़े फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ आई थिंक वी शुड गो फॉर द नेक्स्ट वन। प्राकृतिक संसाधन में आपको याद रखना है, यही आमतौर पर पूछे आते हैं कौन सी चीज का उत्पादन सर्वाधिक कहां पे होता है, या कौन सी माइन कहां पे। बहुत फेमस माइन है तो उसी का नाम पूछा आता है, बट आमतौर पे यही फोकस रहता है कि कौन सी चीज का उत्पादन कहां पे ज्यादा होता है। पूछ लेंगे कोल का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, एंथ्रासाइड वैरायटी ऑफ द कोल कहां पाया जाता है, भारत में कौन सी वैरायटी कोल पाया जाता है, बिटुमिनस पाया जाता है। तो ये चीजें आमतौर पर पूछी जा सकती हैं। अब ये रहा लास्ट टॉपिक, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आमतौर पर यह क्वेश्चन टॉपिक जो है काफी सिंपल है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं आप लोगों से कि भारत में जो हमारा रिन्यूएबल मतलब नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है उसका टारगेट हमने 175 गीगावाट रखा था, वो कब तक ले रखा था। या पूछ लेंगे आप लोगों से, चलो बताओ जल शक्ति ऊर्जा जो है ये कौन सी में आएगा, परंपरागत में आएगा, गैर परंपरागत में आएगा। तो ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछे आते हैं। हालांकि जल शक्ति कौन सी है, परंपरागत, गैर परंपरागत, आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। आई एम श्योर दैट थिंग बहुत सारे लोग गलत करेंगे, बट फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यहां से पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इल्यूस्ट्रेट पढ़ सकते हैं।
लेकिन इन केस आपको लगता है कि थोड़ी सी और अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एनसीईआरटी की किताब आती है 6th और 7th की, पुरानी एनसीईआरटी किताब है। इन केस यदि आपके हाथ लग जाए तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें तो यूं ही याद हो जाएंगी, इतनी प्यारी किताब है। तो 6th और 7th की एनसीईआरटी पढ़ेगा, इससे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन गो। तो आई थिंक वी डिड एनालिसिस से बहुत सारी चीज डिस्कस कर लिया। यदि आपके पास कोई फर्दर क्वेश्चन है इस टॉपिक पे तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ी वीडियो काफी लंबा हो गया बिकॉज काफी सारी चीजें हम डिस्कस किए, बिकॉज ऑफ दैट थिंग वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो चलो ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अगला एक नया टॉपिक डिकोड करेंगे, अगले दिन 5वीं यूनिट डिकोड करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप याद रखना, राम सोनी MPPSC, आप ज्वाइन कर लेना। जो लोग नए फ्रेंड्स हैं आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मजा आ जाएगा आपको। ऑलराइट, मिलते हैं फिर हमारे प्लस कोर्सेज की जानकारी के लिए। आप चाहते हो कि सारी चीजें हम कवर कर दें तो हमारे बहुत सारी जो है रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसको देखने के लिए, आप उसकी जानकारी लेने के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल करते हैं। नंबर है 8826033084। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक्स सो मच, जय हिंद।